A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. आज की हम वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हम समझेंगे CUET PG MSW के क्वेश्चन पेपर के लेवल को और उसके पैटर्न को कि किस तरीके से क्वेश्चन उसमें बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी MCQs को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सिक्योर कर सकें। ओके, और हम बात करेंगे आज नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस की। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट बी जो है CUET PG MSW HUQP 21 पेपर कोड का पार्ट बी जो है इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम 25 क्वेश्चन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर हाँ, एक चीज़ और मैं आज अपील करना चाहता हूँ आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अकेडमी सोशल वर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो। और कमेंट बॉक्स में जो है मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को एक पार्टिसिपेटरी वीडियो बनाएं, हम पार्टिसिपेटरी कंटेंट क्रिएट करूं जिसमें कि मैं आपसे भी इसमें सवाल पूछूं तो आप वीडियो को पोस्ट करके उसका आंसर दें। इसकी मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। ओके, आपके कमेंट बॉक्स में जितने कमेंट्स ज़्यादा आएंगे मुझे लगेगा उतने इंगेजिंग है और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी वीडियोज़ पर ला सकूँ और आप जो है CUET PG MSW का एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से निकाल पाएं और आप अच्छा सिक्योर कर पाएं। ठीक है, और एक रिनोन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले पाएं, फिर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिले, आप अच्छे तरीके से लाइफ में तरक्की करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज we will start from the question number 51. Okay, there are two lists. The first list is they're talking about Samaj and society, and the second list talking about leaders. Okay, so let's start. We will understand what would be the मैचिंग क्राइटेरिया। ओके, सो यहाँ पर लीडर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, समाज सोसाइटी दी हुई है। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो पहला पूछा है इन्होंने प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के बारे में उन्होंने पूछा कि प्रार्थना समाज किससे रिलेटेड है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रार्थना समाज जो है महादेव गोविंद राणादे से जो है एसोसिएटेड है। ब्रह्मो समाज किससे है, राजा राम मोहन रॉय से है। सत्यशोधक समाज किससे है, वो ज्योतिराव फुले से है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो है एनी बेसेंट से। ओके, इस तरीके से होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, आप कुछ सोचेंगे कि सभी को पता होगा तो आंसर हो पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको 2-3 भी पता है ना तो भी आप इसका आंसर सही कर सकते हैं। उसका एक तरीका है, उसका तरीका ये है कि आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया ना आपको क्या करना होगा, आपको ऐसा करना होगा कि जैसे यहाँ पर लिखा है ना प्रार्थना समाज का हमें एक पता है महादेव गोविंद राणादे, तो इसमें क्या करना है, हम देखना A का 3 का है, तो A का 3 दो जगह पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, अब देखना ब्राह्मण समाज किसका, ब्राह्मण समाज का है राजा राम मोहन राय, तो यहाँ पर B का 4 यहाँ पर है, B का 4 यहाँ पर है। अब दोनों ही कॉमन है। अब हमारा जो गेम चेंजर होगा वो होगा C ऑप्शन और D ऑप्शन, या तो हमें C का पता हो या D का पता हो। देखो इसमें समाज इस तरीके से एक लॉजिक लगाओ तो जैसे इससे भी हो सकता है, जैसे कि समाज और यहाँ पर है सोसाइटी और यहाँ पर क्या नाम है एनी बेसेंट, जो कि फॉरेन नेम लगता है। तो अगर सोसाइटी से अगर हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दें, एक लॉजिक होगा मतलब इसको करने का। तो D का 1 D का 2 करेंगे तो हम, तो D का 2 कहाँ पर आएगा, इसका D का 2 आएगा यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका 3। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पूछता है, डिसास्टर दिए हुए इधर दे रखा है टाइप्स ऑफ डिसास्टर। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कॉमन सेंस के साथ इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये फ्लड के बारे में है, फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी, फिर लैंडस्लाइड, देन उसके बाद फुकुशिमा पावर पॉइंट लीकेज। ओके, तो मैं सबसे पहले पूछते हैं फ्लड के बारे में पूछते हैं। फ्लड टाइप ऑफ डिसास्टर, कौन से टाइप का डिसास्टर है? आपके ऑप्शन है केमिकल नहीं, न्यूक्लियर नहीं, हाइड्रोलॉजिकल। हाँ, हाइड्रो जहां पर वर्ड आएगा, हाइड्रो इज रूट वर्ड रिलेटेड टू वाटर, तो हाइड्रो जहां पर भी आएगा वर्ड, तो हाइड्रो यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ आ रहा है हाइड्रोलॉजिकल डिसास्टर। तो हाइड्रोलॉजिकल डिसास्टर का A का हो जाएगा क्या, 3। ओके, A का 3 देखते हैं यहाँ पर कहीं है क्या, तो A का 3 तो हमें यहीं पे मिल गया, तो इसका आंसर तो हमारे सामने 1 का पता होने से आ गया। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं करेंगे हम और चीजों को भी जानेंगे, तो अगर क्वेश्चन अदर क्वेश्चन में आ जाते हैं तो आप उसको एलिमिनेट कर सकें या उसके बारे में पता हो आपको। भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के बारे में अगर बात करें तो मैं इसका बता दूं कौन सा है, ये केमिकल डिसास्टर था। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है सबसे पहले, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भोपाल गैस स्ट्रेटेजी जो है वो कब हुई थी।
ठीक है, उसकी ईयर बतानी है। और अभी एक रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज भी मूवी आई है, वो भी भोपाल गैस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है, तो इससे भी आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड किससे रिलेटेड है? जियोलॉजिकल, ऑफ कोर्स ऑब्वियस है, क्योंकि जियोलॉजी यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड है लैंडस्लाइड, तो इसको क्या बोलेंगे? जियोलॉजिकल डिसास्टर। फुकुशिमा पावर प्लांट लीकेज। फुकुशिमा का जो पावर प्लांट लीकेज हुआ था वो कौन सा था? वो था हमारा न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिसास्टर। तो न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिसास्टर था। मैं आपसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहला ये कि फुकुशिमा पावर प्लांट लीकेज जो है वो कहां पर हुआ था और कब हुआ था। चलो मैं एक चीज आपको आसानी कर देता हूं, मैं आपको बता देता हूं ये कहां पर हुआ था। ये हुआ था जापान के अंदर। ठीक है, लेकिन ईयर आपको बताना होगा। ठीक है, आप इसको ईयर बताना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसके बारे में पढ़ के, क्योंकि आजकल हम इन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि NRLM है, SRLM है। SRLM मीन्स स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, हम इसी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आपको समझा सकूं SHG का क्या कॉन्सेप्ट है और ये इंडियन स्टेट इस तरीके से काम करते हैं, और SHG की केस स्टडीज जो हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं, जो कि आप अच्छे से समझ पाएंगे इसका पूरा स्ट्रक्चर को, किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से गरीबों को एलिमिनेट कर रहा है गाँवों के अंदर से। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। अब इसके थोड़ा सा मैंने पूछते हैं फीचर पूछ लेंगे, फीचर क्या है SHG के। ठीक है, हम तो इसमें आजकल काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए, डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय ग्रुप मेंबर। ओके, ये राइट, और ये ऑप्शन ए ये कहता है। बी क्या कहता है हमारा? पीपल फ्रॉम देयर पर्सनल ग्रुप फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग एंड ऑल्सो लैंड मनी अमंग देमसेल्व्स। ओके, ऑप्शन बी ये कहता है। ऑप्शन सी क्या कहता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर। देखो ये अलार्मिंग वर्ड है, हायर देन इनफॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर। अब ये इसको हम एलिमिनेट करो क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, इसको एलिमिनेट करते हैं अभी के लिए। फिर डी क्या कहता है? दे कैन अवेल लोन्स फ्रॉम बैंक्स इफ देयर सेविंग्स आर रेगुलर। अगर वो रेगुलर सेविंग्स कर रही हैं, वो मैं भी आपको अगर चाहते हैं तो मैं इस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, सेविंग करने का क्या तरीका होता है, मिनिमम कितनी सेविंग कर सकते हैं, और सेविंग करने के बाद वो सेविंग जाती कहाँ है, उसका होता क्या है, RF क्या होता है, CIF क्या होता है। ठीक है, सब कुछ बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। अगर आप चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, अगर हाँ तो उसके बारे में एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं इसमें लिखा कि हाँ ओके, ये ऑप्शन डी ठीक है। उसके बाद स्मॉल सेविंग इन ग्रुप हेल्प मेंबर्स टू बोरो मनी एट हाई रेट। फिर देखो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये अलार्मिंग होता है। क्या ये अलार्मिंग टर्म है ये इसमें? अगर हम देखो सबसे पहले मैंने बताया, मैंने सी को एलिमिनेट कर, सी को अगर हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, देखो सी को एलिमिनेट करने से हमारे पास हमारा आंसर आ रहा था जो कि है ए। ठीक है, क्या है जो कि हमारा ए, जो कि बताता है हमारा ए, बी और डी जो है स्टेटमेंट है सही है और बाकी स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बात करता है गर्ल है, जैसे गर्ल 5th क्लास में है जो कि डरती है, एक हैरान हो जाती है या डर लगता है उसको कुत्तों को देखने से, तो उसको कौन सी टाइप की थेरेपी चाहिएगी, थेरेपी टेक्निक जो कि मोस्ट इफेक्टिव होगी। अब उसका डर हटाने के लिए, कुत्तों को देख के वो डरे ना, हैरान ना हो, तो उसका कौन सी थेरेपी इसमें लगेगी? पहला है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, नहीं। उसके बाद फ्लडिंग, नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, नहीं, ये भी नहीं। फोर्थ क्या है हमारा? सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी। ओके, तो ये लगी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बात करता है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग ग्राम सभा। ओके, तो ग्राम सभा, ऑप्शन ए, ग्राम सभा ऑथराइज्ड टू सजेस्ट पॉलिसीज फॉर विलेज डेवलपमेंट। ओके, ग्राम सभा हैव लीगल बैकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल 3rd, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो अलार्मिंग है इसमें, 73rd तक ठीक था लेकिन दोनों ही अमेंडमेंट। ओके, चलो देखते हैं, लेट्स सी। उसके बाद देखो एक तो अगर हमने यहाँ पर पकड़ लिया ना तो हम इससे भी आंसर कर सकते हैं। देखो कैसे, अब बी का बोला है 74, बी को अब एलिमिनेट कर दो कि बी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, तो बी जहाँ जहाँ है उसे हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। आंसर आपके सामने आ गया। इसका आंसर क्या है? इसका आपके सामने इसका आंसर हो गया हमारा, इसे ग्रीन से कर देते हैं। इसका आंसर क्या होगा हमारा? 2। ओके, तो आंसर क्या होगा हमारा? 2, क्योंकि ग्राम सभा 73rd तक ठीक है। चलो और ऑप्शन भी पढ़ा देते हैं, थोड़ा और जानकारी बढ़ जाएगी हमारी। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? ग्राम सभा प्लेज ए क्रूशियल रोल इन अर्बन। देखो फिर एक अलार्मिंग टर्म है ना, ग्राम सभा की बात हो रही है, अर्बन लोकल गवर्नेंस, डी भी गलत है। उसके बाद दे आर कंसिडर्ड द वॉच डॉग। ओके, उसके बाद दे हैव द डायलेटेड ब्यूरोक्रेटिक मोनोपोली। तो ऑफ कोर्स दिस इज ऑब्वियस, तो इसका क्या आंसर होगा? ए, सी और ई। ओके, तो इसका यह सही आंसर क्या है हमारा? ACE ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर हमारा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55।
56। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। और हो गया क्वेश्चन नंबर 57। ये बात करेंगे इसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया इज ट्रू। अब इन्होंने पूछा है कि डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला बोला है इट रिप्लेसेस द ऑल फॉर्मल एजुकेशन। ये रिप्लेस कैसे कर सकता है, फॉर्मल रिप्लेस तो नहीं कर सकता। चलो ओके, लेट्स सी क्या है। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन विच इज ट्रू, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। तो ऑप्शन बी जहाँ नहीं है उसे हटा दो, जैसे ये हट गया हमारा। ठीक है, इट इनहांस द एक्सेस टू एजुकेशन, ये भी सही है। ऑप्शन सी जहाँ नहीं है उसे भी हटा दो। चलो ठीक है, ये भी हट गया हमारा। अब हमारे सामने सिर्फ क्या बचा है, अब हमारे सामने बचा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी सप्लीमेंट्स द फॉर्मल एजुकेशन, ओके। ऑप्शन डी इट हैम्पर्स द फॉर्मल एजुकेशन, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बहुत ऑब्वियसली देखो ए भी गलत ही है, एक आध भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 2, देखा ए बी सी एंड डी ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बात करता है किसकी, 360 डिग्री फीडबैक एसोसिएटेड विद। 360 डिग्री जो फीडबैक है वो किससे रिलेटेड है, सिलेक्शन से रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, ले ऑफ से रिलेटेड है, या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, सॉरी क्वेश्चन नंबर 59। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव feelings towards the therapist on the part of individual undergoing therapy is termed as। अब उन्होंने पूछा है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग किसके प्रति, थेरेपिस्ट की तरफ, ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स अंडरगोइंग थेरेपी इज टर्म्ड एज। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा, एक तो थेरेपेटिक अलायंस होता है, अलायंस तो नहीं है, अलायंस तो नहीं हो रहा है ना, उसके बाद है काउंटर ट्रांसफरेंस नहीं, वो भी नहीं है, आइडेंटिफिकेशन होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा C3 ट्रांसफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो व्हेन आर लॉग इज बर्डन, ओके, व्हेन द लॉग इज बर्डन वी आर यूजिंग बायोमास एनर्जी। Biomass energy is a form of stored, यानी किसमें स्टोर्ड होती है बायोमास एनर्जी, फॉर्म किस तरीके से, फॉर्म में हाइड्रो, केमिकल या जियोथर्मल। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा 1 यानी कि 60। ओके, सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ेंगे। द कल्चरल ट्रेडिशन विच आर ओरल एंड ऑपरेट्स एट विलेज लेवल आर ऑफन कैटेगराइज एज। जो कि कल्चरल ट्रेडिशन है, जो ओरल है और ऑपरेट्स करती है विलेज लेवल पर, अक्सर वो किस तरीके से, हम उसको क्या कहते हैं, लिटिल ट्रेडिशन कहते हैं, या फिर हम उसको सब कल्चर कहते हैं, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, या हम उसको क्या कहते हैं, ग्रेट ट्रेडिशन या फिर एनकल्चरेशन। अब ये टर्म चारों अपने आप में अपनी बड़ी बड़ी टर्म है, इनको समझने में मैंने इसमें जैसे कि एनकल्चरेशन है, सब कल्चर है, लिटिल ट्रेडिशन है, ग्रेट ट्रेडिशन, इन सब के बारे में अपने चैनल पर डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको इनको समझना है अच्छे से तो आप जो है मेरी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो के पोर्शन में जाके, वीडियो स्लाइड में जाकर के आप देख सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, तो इन सभी के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जो कि होगा हमारा सब कल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। दोहराई इज अ डैश दैट सिंपलाइज। दोहराई क्या है, दोहराई इज अ डैश, दोहराई इज अ डैश दैट सिंपलाइज ए कास्ट से है, कम्युनिटी हाउसिंग पैटर्न, ओके, ए ट्राइबल ग्रुप और ए ट्रेडमार्क है, या फिर ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स है, ए जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी भी कोई खाने की वस्तु है या फिर कोई किसी तरीके की कोई उसको है खाने की वस्तु है या आपने मैन्युफैक्चर की है ना, किसी भी तरीके की ऐसी जो कि आपके पर्टिकुलर उसी लोकेलिटी में मिलती है और उसकी जैसी कहीं और नहीं मिलती है, तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज हो या वो खाने की हो या फिर वो कोई आपके पेड़ पौधा हो या फिर आपका कुछ मैन्युफैक्चर हो, तो उसको हम देते हैं जीआई टैग। गवर्नमेंट देती है जीआई टैग। आपके सामने क्वेश्चन देता हूँ, जीआई टैग जो देती है कौन सी मिनिस्ट्री देती है। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद इसका आंसर दो मुझे, ठीक है, कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको जीआई टैग को देती है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा दोहराई क्या है, तो दोहराई इसे विलेज मार्केट विलेज है, हायरार्की ऑफ इंटर ग्रुप सोशल रिलेशनशिप। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63।
इसमें पूछा है विच व्हाट इज द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल इन देयर लोकल्स। मेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल इन देयर लोकल, इनके लोकल में इनके मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है उनके लोकल डेवलपमेंट के लिए। इसमें पूछा है क्या हो सकता है वो, ठीक है, वो क्या है ज्यादातर। तो इसमें पूछा है नेलोखेरी प्रोजेक्ट, ओके। ऑप्शन बी क्या कहता है हमारा, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ओके। द ट्राइबल सब प्लान, ओके। फिफ्थ सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो उसमें पूछा डेवलपमेंट के इंस्ट्रूमेंट पूछा है, तो इंस्ट्रूमेंट में जो है ना, देखो ये तो एक्ट जो है ना ये उनको बचाता है एट्रोसिटीज से। जो एक्ट है ना, एट्रोसिटीज का मतलब क्या समझते होंगे, जो भी उनको परेशानी किया जाता है, उनको बीइंग शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, तो उनको लिए गवर्नमेंट का एक्ट जो है 1989 में जो आता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट प्रिवेंशन एक्ट, तो वो एट्रोसिटीज को रोकने के लिए कानून है, ठीक है। ये इसका एक मैंने पूछा मेन इंस्ट्रूमेंट पूछा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इन देयर लोकल्स से पूछा है। तो इसको आप थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचोगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा उनका ट्राइबल सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान। तो 63 का आंसर क्या होगा हमारा, 63 का आंसर होगा हमारा 60 और 3 आंसर होगा इसका ट्राइबल सब प्लान, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 इसने दी है लिस्ट दी है, सिचुएशन दी है, इधर दी है पर्पस दिया है, ओके। सबसे पहले दिया है पेरोल, पेरोल जो है आपको पता ही है कोर्ट में चलती है, ओके। टिकटलेस ट्रेवलिंग, ओके। सिक्योरिंग बेल, ओके, या वोकेशनल ट्रेनिंग। अब इसका आंसर देखो, वोकेशनल ट्रेनिंग को हम जाकर लगाते हैं किस पे, रिहेबिलिटेशन पे। तो देखो डी का 4 कहीं आ रहा है क्या, सीधा सीधा आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसमें ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ी हमें, चलो इसके हिसाब से देख लेते हैं फिर भी क्या कहता है। पेरोल जो है किसके ऊपर डिपेंड रहती है, कोर्ट के ऊपर, कोर्ट ही डिसाइड करेगा पेरोल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। टिकटलेस ट्रैवलिंग की है तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या है किया है, टिकटलेस ट्रैवलिंग की है आपने, तो आपने क्या किया है, पिटी ऑफेंस किया है। क्या क्या है आपने, एक पिटी ऑफेंस किया है। बी का क्या होगा 4, ये बी का 3 क्यों दिखा रहा है इसमें, अच्छा सॉरी इसमें डिपेंड्स ऑन द वोकेशनल ट्रेनिंग सिक्योरिंग, सॉरी इसमें प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। ऑप्शन इसमें देखते हैं, रेड कलर में करते हैं। पेरोल जो है वो अटेंड करता है फैमिली फंक्शंस के लिए, हाँ ठीक है। ए का 3 जो है, ए का 3 हो गया ये हमारा, ये ए का 3, ये ठीक है, ए का 3। क्योंकि टिकटलेस ट्रैवलिंग का जो होगा वो क्या होगा, टिकटलेस ट्रैवलिंग तो जो हमारी होगी वो पिटी ऑफेंस हो गई। सिक्योरिंग बेल वो डिपेंड करता है कोर्ट पे, तो सी का 1 हो गया, ठीक है। अब वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हम जाते हैं रिहेबिलिटेशन, हाँ सॉरी ये ठीक है इसका, ये मैं गलती से कर दिया था, डी का 4 और डी का 4 नहीं है, डी का 2 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, हाउ इज डेमोग्राफिक डिविडेंड कैलकुलेटेड। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट के भी यहाँ पर होता है क्या, शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, शेयर ऑफ नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, उसके बाद नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, या फिर पूछेंगे बर्थ और डेथ रेट। देखो इसमें जैसे हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया का जो है ना वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वही बताता है उसको। तो हमारा का आंसर क्या होगा इसका, हमारा इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा हो गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑफ होगा यहाँ पर, हम 66 में जो है ऑफ होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑफ। इसमें पूछा विजुअल वे, विजुअल 2 वे, हाँ विजुअल तो होता है दोनों वे, ठीक है। विजुअल 1 वे नहीं, दोनों तरीके से होता है। ऑडियो विजुअल 1 वे नहीं, एक तरफ से तो नहीं होता, दोनों तरफ से होता है, तो ऑडियो विजुअल 2 वे। इसका सही आंसर क्या होगा 4 होगा, बहुत इजीली कर सकते थे आप इसका आंसर। फैमिली ट्री, अच्छा एक्सटेंडेड फैमिली ट्री आउटलाइन फैमिली रिलेशन अक्रॉस जनरेशन इज डिपेक्टेड इन, डिपेक्टेड इन पूछा है, तो डिपेक्टेड इन में जो है सोशियोमेट्रीज में नहीं है। और एक सेकंड से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। द एक्सटेंडेड फैमिली फैमिली रिलेशन अक्रॉस जनरेशन, अक्रॉस जनरेशन, अक्रॉस जनरेशंस, अक्रॉस जनरेशंस डिपेक्टेड इन। तो हाँ इसका सही आंसर होगा हमारा जीनोलॉजी, यानी जीन्स की जो पढ़ाई होती है उसमें जीन्स जो हमारे ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, हम जो साथ कैरी करते हैं ना, हम जब एक इंडिविजुअल कैरी करता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब एक इंडिविजुअल कहीं से कहीं मूव ऑन करता है, माइग्रेट करता है, तो बहुत सारी चीज़ें कैरी करता है अपने साथ, जैसे कि अपनी लैंग्वेज कैरी करता है, अपना कल्चर कैरी करता है, अपने जीन्स कैरी करता है, ठीक है।
और अपने साथ साथ जो अपनी सोसाइटी के जो उसके नॉर्म्स हैं, उन सबको, अपने ट्रेडिशन है, उसका वे ऑफ लाइफ है, उन सब चीज़ों को साथ साथ वो कैरी करता है एक इंडिविजुअल। तो उसी तरीके से जीन्स में जो आएगा, इसमें एक फैमिली जो है, एक फैमिली बनी है, तो फैमिली का जो पूरा रिलेशन है क्रॉस जनरेशन जो डिपिक्टेड होता है हमारा जीनोलॉजी में। ओके, जब जीन्स की पढ़ाई करते हैं, हम जीन्स में मैचिंग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉरी, डायग्राम इसका आंसर नहीं है। देखो बाहर बहुत शोर है, दिवाली भी हो रही है ना, तो जिसकी वजह से अगर कुछ साउंड में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लाउड बोलूंगा या फिर इस तरीके का टाइम रखूंगा कि पटाखे वगैरह उस टाइम ना चल हो रही हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन पूछ रहा है, डैश इज ए क्रिएशन ऑफ एथनिकल होमोजेनस। देखो एक वर्ड है यहाँ पर होमोजेनस, इसको पकड़ना, होमोजेनस टेरिटरी थ्रू द मास एक्सपल्शन, ठीक है, मास एक्सपल्शन, ठीक है, ऑफ देयर अदर एथनिक पॉपुलेशन। इसमें क्या है कि क्रिएट करना है, हमें क्या क्रिएट करना है, हमें करना है एथनिकली होमोजेनस, मतलब कि एक ही तरह के लोग, मतलब कि मान के चलो एक ही वो कुछ भी हो सकता है, वो कास्ट हो सकती है, वो रिलीजन हो सकता है, वो ट्राइब हो सकता है, वो क्लेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बिहाफ पर हम एक ही हम सिर्फ हमारा कॉमन फैक्टर होगा, उसके बिहाफ पर जो है टेरिटरी को हमें बनानी है, जो अदर जो बिलोंग करते हैं, चाहे वो अदर कास्ट हो, अदर रिलीजन हो, अदर किसी के ट्राइब हो या फिर अधिक किसी का क्लेन हो, तो उन सबको हमें हटाना है और सिर्फ अपने को वहां पर बढ़ाना है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, होमोजेनस टेरिटरी के लिए हम के लिए वो कर रहे हैं, अदर को हटा रहे हैं और अपने अपने को कर रहे हैं। तो वो किससे रिलेटेड है, एथनिक डिसएसोसिएशन या फिर एथनिक डिसएसोसिएशन या फिर एथनिक डिसइंटीग्रेशन या फिर एथनिक कॉलोनियलिज्म या फिर एथनिक क्लीनिंग। देखो डिसएसोसिएशन का मतलब है कि उनसे अलगाव हो जाना, अलग रखाना, बिल्कुल एथनिक डिसएसोसिएशन के उनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये ए है और ये बी है, तो इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, अलग अलग है। डिसएसोसिएशन, डिसइंटीग्रेशन जो पहले जुड़ाव था वो सब खत्म कर दिया। कॉलोनाइजेशन का मतलब ए ने जाके बी वालों पर क्या कर दिया, उन पर वहीं पर रहकर उनके रहते हुए उन पर शासन कर लिया, एथनिक ए वाले ने एथनिक बी के ऊपर, ठीक है। एथनिक क्लीनिंग आएगा इसका आंसर, जो कि दूसरे को हमें खत्म ही करना है, या इसको हमें खत्म ही करना है, ये इनकी भावना आ जाए ऐसी, तो उसको बोल देंगे एथनिक क्लीनिंग। ओके, आई होप कि आप समझ पाए हो, जिसमें लिखा मास एक्सपल्जन ऑफ अदर एथनिक पॉपुलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 पे है स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 69 में स्टेटमेंट है हमारी, स्टेटमेंट 1 डिपिक्ट करती है देती है, स्टेटमेंट 1 कहती है डेफिशिएंट फाइनेंसिंग एसेंशियली मींस बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक व्हिच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन इश्यूज ऑफ न्यू करेंसी और इंक्रीजिंग इन प्राइमरी मनी सप्लाई। ओके, और स्टेटमेंट 1 ये कहता है, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट शुड ऑलवेज बी केप्ट within product limits, otherwise it can lead to severe inflationary pressures and widespread instability in the entire economy, ठीक है। तो इसमें पूछा स्टेटमेंट 1 के बारे में दिया कि डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का मतलब एसेंशियली मींस होता है कि बोरो करना, फ्रॉम सेंट्रल बैंक से बोरो करना, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स किस में आता है, इशू ऑफ न्यू करेंसी, कि नई करेंसी इशू करें और इंक्रीज करें प्राइमरी मनी सप्लाई, ठीक है, प्राइमरी मनी सप्लाई को इंक्रीज करें। ओके, दूसरा है कि डेफिशिएंट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट शुड, गवर्नमेंट को ऑलवेज कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लिमिट कर देना चाहिए, अदरवाइज इट कैन लीड टू सीवियर इन्फ्लेशनरी, बहुत ज्यादा महंगाई को बढ़ा सकती है, प्रेशर बढ़ा कर सकती है, वाइड स्प्रेड इनस्टेबिलिटी ला सकती है पूरी इकोनॉमी के अंदर। दोनों दिए हो हमारे, किसके रिगार्डिंग है, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। डेफिशिएंट का मतलब होता है घाटा, ठीक है, घाटे के तौर में। तो इसका स्टेटमेंट देख लें, क्या स्टेटमेंट, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, ओके, बी और 1 स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट बट इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। इसका अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, स्वामी विवेकानंदा was disciple of dash and he founded the dash in the 1896। ये कभी कभी ईयर भी पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है राधा कृष्ण परमहंसा, राधा कृष्ण मिशन, ऑप्शन बी राधा कृष्ण परमहंसा, राधा कृष्ण मिशन, उसके बाद है राधा कमल पर, ये तो राधा कमल ट्रस्ट नहीं, रामकृष्ण परमहंसा, रामकृष्ण मिशन, रामा नारायण प्रजापत, ये भी नहीं। देखो ऑप्शन टी 1 और 2 तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, 1 और 4 तो बिल्कुल भी नहीं है, वो राधा कमल पर्सन ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 3, इसका सही आंसर क्या है 3, रामकृष्ण परमहंसा, रामकृष्ण मिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 टॉक्स अबाउट जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन है, तो इट मेजर्स अ टोटल वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी
दैट टेक प्लेस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ऑफ कोर्स ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसका सही आंसर हमारा क्या है, 1 ही आ जाएगा, इसमें ज़्यादा हमें परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम। इन्होंने पूछा है कि कास्ट सिस्टम इसमें फीचर नहीं है, किसका, इनमें से कौन सा कास्ट का फीचर नहीं है। सबसे पहला एक्सोगामी। एक्सोगामी का मतलब होता है कि हमें जो है अपने कास्ट के बाहर शादी करने की अनुमति होना, ठीक है। एक्सोगामी होता है, एंडोगामी होता है, ठीक है, शादी से रिलेटेड है एक्सोगामी और एंडोगामी। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है ना मैरिज वाली, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और मैंने उसमें टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में भी बात की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, प्योरिटी एंड पोल्यूशन। ओके, नॉट अ फीचर पूछा है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्क्राइब्ड ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस। ओके, हायरार्की बेस्ड ऑन बर्थ। ओके, अचीव्ड ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस, इन्होंने पूछा है अचीव्ड और पूछा है ऑक्यूपेशनल। अब देखो अचीव्ड तो नहीं है, ये क्या है, एस्क्राइब्ड है। अचीव्ड एस्क्राइब्ड को जैसे मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। अचीव्ड जो होता है कि जो आपने अपने टैलेंट के बिहाव पर आपको चीज़ें मिली, जैसे कि आपने ये एंट्रेंस एग्जाम निकाला, तो ये आपको आपके काबिलियत के बिहार पर आपने एग्जाम निकाला, ठीक है, या आप इसका एग्जाम को निकालोगे फ्यूचर में, ठीक है, तो ये आपको होता है आपका अचीव्ड हो जाएगा आपका। एस्क्राइब्ड क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर कोई बर्थ में होने की वजह, किसी पर्टिकुलर कास्ट में, रीजन में, रिलीजन में सिर्फ पैदा होने की वजह से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एस्क्राइब्ड स्टेटस, जो कि टैलबर्ट पार्सन ने अच्छे से डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसमें नोट अ फीचर पूछा है, तो नोट अ फीचर में एक तो ऑप्शन ए एक्सोगामी नहीं, वहाँ पर एंडोगामी होता है, यानी कि अपने ही कास्ट में शादी करनी होती है। दूसरा क्या है, ये अचीव्ड ऑक्यूपेशन पे नहीं, एस्क्राइब्ड ऑक्यूपेशन स्टेटस की बात करता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 बात करता है हमारा किस चीज की, 73 बात कर रेंज द हाईएस्ट यूज से लोएस्ट यूज की तरफ बढ़ता है हमें कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज में यूज इन इंडिया। अभी हमारे सामने कुछ फ्यूल्स दिए हुए हैं, अब हमें बताना है हाई टू लो की तरफ बढ़ना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट टू लोएस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है अपने को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं हमारा, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस एनर्जी, कोल, हाइड्रोजन एनर्जी, और उसके बाद जो है सबसे पहले उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, इसमें एलिमिनेट करने की अगर हम कोशिश करेंगे, तो एलिमिनेट में हम इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, जो है नी कोल, इसको अगर हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि कोल का सबसे ज्यादा कंजम्पशन है, तो ऑप्शन सी के हिसाब से हमारे सामने दो ऑप्शन आ गए, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब 2 आ गए। उसके बाद सेकंड पर रखें हम फॉसिल फ्यूल्स को, हाँ बिल्कुल, जो कि फॉसिल फ्यूल्स आप समझते होंगे, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। तो फॉसिल फ्यूल्स में अगर हम इसमें आ सकते हैं तो सब आ गए, तो ए आ गया, तो दोनों में ए है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फिर है हमारा नेचुरल गैस, और इसमें दिखा रखा है बी नेचुरल गैस, या फिर इसमें डी दिखा रखा है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रो एनर्जी इतना नहीं है, उससे ज्यादा हमारे पास नेचुरल गैस है, जैसे कि हमारा एलपीजी नेचुरल गैस है, सीएनजी हमारा नेचुरल गैस है ना, तो इसमें उनसे हाइड्रो एनर्जी ज्यादा हमारे पास नेचुरल गैस है। तो इसको भी आप एक लॉजिक रीजनिंग से भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, बी और ए, ठीक है। अब देखते हैं सी ए बी कहाँ पर हो रहा है, सॉरी सी ए बी कहाँ पर हो रहा है, सर सी ए बी हमारा जो हो रहा है कैब, वो हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 2 पर, डी ई, यानी कि फिर उसके बाद सबसे हाइड्रो, फिर उसका न्यूक्लियर। जिस दिन हमारा न्यूक्लियर से हमने एनर्जी बनाना शुरू कर दी ना, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती हो जाएगी और हर जगह पर पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जिसके वजह से हमें परमिशन नहीं मिल पाती है। अगर वो परमिशन हमें मिल जाती है तो हमारे यहाँ एनर्जी की बहुत बड़ा भंडार होगा, जो जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है इस वीडियो का। आई होप कि आप इसको वीडियो को समझ पाए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जहाँ जहाँ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उनको जरूर एक बार ध्यान से रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है। असर्शन का मतलब किसी चीज का होना और उसका कारण बताना, ठीक है। इतनी सिंपल सी छोटी सी बात है, ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे असर्शन और रीजन में मतलब ये होता है कि असर्शन का मतलब होता है कि कोई चीज का होना, ठीक है, रीजन देना, उसका रीजन फटाफना। जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो चल रही है ना, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक असर्शन है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रीजन क्या दे दूं उसका, क्योंकि बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं, ये रीजन हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है कि मेरे पास कैमरा है ना, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास इंटरनेट है, इन सब चीजों का, मेरे पास माइक है, इन सब
सब चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न ये है, तो उसको बोलते हैं असर्शन और रीज़न। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ देखते हैं क्या हमारा असर्शन रीज़न क्या है। ठीक है, सबसे पहला हमारा 74 जो है, 74 में जो दिया हुआ है वो क्या है कि प्रीएम्बल कंटेन्स इन अ नटशेल दैट आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो क्या करता है, नटशेल में आइडिया देता है ना, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये सब चीजें क्या है, हमारे आइडियल्स हैं ना, द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल है, तो इन सबको करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रीजन क्या है इसका, it states that object which constitution seeks to establish and promote and also aid the aids the legal interpretation of कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और रीजन इन्होंने इसके पीछे का ये दिया है। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है हमारा, बहुत स्टेटमेंट करेक्ट है, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहीं से देखो इसका ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये इसका सही आंसर है क्योंकि दोनों ही सही हैं और दोनों की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 जो बात करता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 75, ये आ गया 75 क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिक से समझेंगे तो आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रीनेटाल डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट टेक्निक्स। प्रीनेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक का मतलब होता है कि आप बच्चे को पैदा होने से पहले ही उसके माँ के पेट के अंदर, फॉर्म के अंदर उसका जो है आप जेंडर चेक कराएं कि ये मेल है कि फीमेल है, वो कराना गैर कानूनी है। ठीक है, उसमें जेल तक भी हो सकती है, पेनल्टी लगेगी, वो अलग। तो उन्होंने पूछा है कि ये एक्ट है 1996 में वुड हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट, डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, किसके वजह से ये हमने किया है। सबसे पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तब होगा जब वो बच्चा बाहर होगा, जब उसको खाने पीने की कमी होगी, कुछ होगी, तो तब वो जाके डेफिशिएंसी होगी, कोई बीमारी होगी, तो उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो तब होता है कि जब हम पैदा होकर इतने साल जी रहे हैं, या फिर एक एवरेज क्या आ रहा है किसी सोसाइटी के लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, तो वो तो अलग चीज होगी। ये आता है। फिर फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कहता है मैटरनल मोर्टेलिटी, तो माँ से रिलेटेड तो है ही नहीं है। प्रीनेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है वो बच्चे के लिए है, ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम सेक्स रेशियो को अपने अच्छा रख सकें। सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ फीमेल मेल हो जाए, यहाँ पर 1000 मेल पर सिर्फ मान के चलो 500 फीमेल या फिर 300 फीमेल या 200 फीमेल या 700 फीमेल रह जाए, तो होगी जो क्या होगा, हमारा सेक्स रेशियो बिगड़ जाएगा। तो सेक्स रेशियो ना बिगड़े इसलिए जो है हम इसको क्या है, इस एक्ट को लाए, और ताकि हमारा सेक्स रेशियो अच्छा रह सके, इसलिए जो है डायरेक्ट इंपैक्ट इसका पड़ता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी सेक्स रेशियो पर। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। जो आगे के नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा, ताकि हम जो है और अच्छे समझ पाएं, और ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने पार्ट भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस क्वेश्चन पेपर को देखना, फिर जो मेरी वीडियोज जो मैंने डाली हुई हैं उनको देखना, और जो मेरे नोट्स हैं जो मैंने अवेलेबल करा रखे हैं, जो अब मेरी वेबसाइट है, मेरी मेल आई डी है academiaswat@gmail.com। ठीक है, उस पर आप मुझे मेल करें, वो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। उस नोट्स के साथ आप मैच करके देखना कि आप कितना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं। और जो लास्ट टाइम के CUET PG के जो टॉपर्स हैं, उन्होंने मेरे नोट्स भी लिए थे, उन्होंने मेरे गाइडेंस भी ली थी, और वो टॉप करके जो इंडिया का टॉप मोस्ट एलीट इंस्टीट्यूट है दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, उसमें